ये कहानी शुरू होती है 15th सेंचुरी से। बरवाड़ा के ठाकुर मोकुल सिंह अपने ठिकाने का जिम्मा मंत्रियों पर छोड़कर अपने गुरु के पास वृंदावन चले गए। यहाँ वो भगवान राधा स्वामी की पूजा करते और रोजाना जंगलों में गाय चराने जाते। ऐसा करते करते उन्हें महीनों बीत गए थे। एक दिन उनकी गायें चरते चरते घने जंगल में जा पहुंची, जिनका पीछा करते करते मोकुल सिंह रास्ता भटक गए। वो रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी उन्हें एक शेख साहिब दिखे। शेख ने नीला चोगा पहना था, उनके हाथ में लाठी थी, उन्हें घनी लंबी सफेद दाढ़ी थी और उनके चेहरे पर गजब का नूर था। ये थे शेख बुरहान, जो तैमूर लंग के साथ भारत आए थे। तैमूर तो लूटपाट करके भारत से चला गया, लेकिन इस्लाम के प्रचार के लिए शेख बुरहान यहीं रुक गए। उन्होंने ठाकुर मोकुल सिंह को देखा और देखते ही समझ गए कि वो यहाँ दुखी होकर आए हैं। उन्होंने उनसे दुख का कारण पूछा तो मोकुल सिंह ने बताया कि 50 साल की उम्र होने के बावजूद उन्हें कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो अपना सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गए हैं। ये सुन शेख बुरहान बोले, आप वापस चले जाइए, मैं आपको दुआ देता हूँ कि आपको बेटा होगा, मगर मेरी ये शर्त है कि पैदा होते ही आप उसे गाय के खून से नहला देना। मोकुल सिंह हिंदू थे और वो ऐसा नहीं कर सकते थे। हालांकि शेख की बातों पर भरोसा करके वो अपने ठिकाने वापस लौट आए। कुछ वक्त बाद ही शेख बुरहान की दुआओं ने असर दिखाया और मोकुल सिंह के घर बेटा पैदा हुआ। मोकुल सिंह के जीवन में खुशियों की बहार आ गई, लेकिन अब बारी थी शेख बुरहान की शर्त पूरी करने की। शर्त पूरी करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को बकरे के खून से नहलाया और क्योंकि वो बच्चा शेख की दुआओं से पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम रखा राव शेखा। वही राव शेखा जिन्होंने शेखा वाटी बसाया, वही राव शेखा जिन्होंने जयपुर यानी कि उस दौर के आमेर को हराकर शेखावाटी को एक आजाद रियासत के तौर पर स्टैब्लिश किया। वही राव शेखा जिनकी शेखावाटी में सिल्क रूट बना और वही राव शेखा जिनकी शेखावाटी में बनी आलीशान फ्रेस्को हवेलियां। पोदार, गोयंका, बिरला, डालमिया, बजाज, मुरारका, केडिया और झुनझुनवाला जैसे जाने माने बिजनेस टाइकून शेखावाटी से ही निकले और अपने पीछे छोड़ गए ये बेमिसाल हवेलियां, जो बनाती है शेखावाटी को दुनिया की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी। शेखावाटी में 2500 से भी ज्यादा फ्रेस्को हवेलियां हैं, जिनके बारे में दुनिया को तब पता चला जब 1982 में पेंटेड वॉल्स ऑफ शेखावाटी नाम से एक किताब पब्लिश हुई। इस बुक को नीमराणा होटल के मालिक अमरनाथ ने अपने दोस्त फ्रांसिस बैक्सियर के साथ मिलकर लिखा था। अमरनाथ की वजह से दुनिया को शेखावाटी की हवेलियों के बारे में पता चला और हमें पता चला इसके इतिहास के बारे में, जिसकी कहानी आज से 14 साल पहले उन्होंने अपने स्पीच में सुनाई थी। मैं आपको इतिहास के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि शेखावाटी का इतिहास बहुत खास है और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ हिंदू मुसलमान आपस में लड़े भी बहुत और प्यार भी बहुत किया और इन्होंने एक दूसरे को इज्जत दी। उन्हीं के कारण शेखावाटी तक टूरिस्ट पहुंचे। सीकर, मंडावा और नवलगढ़ की वीरान पड़ी कई हवेलियों के ताले फिर खुल गए। कुछ हवेलियां होटल्स और कुछ म्यूजियम में कन्वर्ट हो गई और कुछ में अभी रिनोवेशन चल रहा है। लेकिन आज भी चूरू, तारानगर और सरदार शहर की बहुत सी हवेलियां वीरान पड़ी है। होने को तो ये गवर्नमेंट के हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, फिर भी इन्हें बचा पाना सरकार के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। पर सवाल आता है क्यों अचानक सेठ अपनी हवेलियों को वीरान छोड़कर चले गए? क्यों सरकार के लिए हवेलियों को बचा पाना इतना मुश्किल हो रहा है? और अब शेखावाटी की हवेलियां आखिर गायब कहाँ हो रही है? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है शेखावाटी के इतिहास में, जिन्हें जानने के लिए हमें सुननी होगी शेखावाटी के बसने से लेकर इन हवेलियों के वीरान होने तक की पूरी कहानी। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 300 किलोमीटर दूर सीकर, चूरू और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट को मिलाकर बनता है शेखावाटी। आज शेखावाटी फेमस है अपने राजस्थानी कल्चर, हेरिटेज, लाजवाब राजस्थानी कुजीन और बेमिसाल हवेलियों के लिए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यहाँ मीलों दूर तक ठार डेजर्ट फैला था। नदी और बरसात ना होने के कारण यहाँ पानी की कमी थी। इसी वजह से शेखावाटी में शहर नहीं बस पाए और लोग छोटे छोटे गांव बनाकर रहने लगे, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में ठिकाना कहा जाता था। इन ठिकानों के अलग अलग सरदार हुआ करते थे और इन्हीं में से एक ठिकाना था बरवाड़ा। बरवाड़ा ठिकाने पर ठाकुर मोकुल सिंह का राज था।
जो बेटा ना होने से दुखी हो राजपाट छोड़ वृंदावन चले गए। जब वो लौटे तो शेख बुरहान की दुआ से उन्हें बेटा हुआ, जिसे नाम मिला राव शेखा। शेखा बचपन से ही बहुत बहादुर थे। महज 12 साल की उम्र में वो राजा बन गए थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली जंग जीती थी। उनकी वीरता से खुश होकर आमेर के राजा उदयकरण ने उन्हें महाराव का टाइटल दिया था। शेखा की हसरत थी कि वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करें, कि तभी उनकी मुलाकात पन्नी पठानों से होती है। ये पठान गुजरात से आए थे और थार के इलाके से होते हुए अफगानिस्तान जा रहे थे। पठानों ने राव शेखा को बताया कि वो गुजरात दरबार में नौकरी करते थे, लेकिन नवाब का बर्ताव बहुत खराब था, जिससे नाराज होकर वो अपने घर वापस जा रहे हैं। कहते हैं कि राव शेखा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन वो जानते थे कि अफगानिस्तान के ये पठान बहुत ही खतरनाक लड़ाके होते हैं। इसलिए उन्होंने पन्नी पठानों को वहीं रोक लिया और रहने के लिए अमृतसर के आसपास के 7 गांव भी दे दिए। खुश होकर पन्नी पठानों ने राव शेखा के लिए वफादारी की कस्में खाई और हर जंग पर उनके साथ जाने लगे। पठानों का साथ पाकर राव शेखा और भी ताकतवर हो गए और उन्होंने पहला हमला किया दादरी पर। दादरी को उन्होंने बहुत ही आसानी से जीत लिया, जिसके बाद दूसरा हमला भिवानी और तीसरा अटैक उन्होंने हिसार पर किया। हिसार पर उन दिनों कायम खानियों का राज था, जिन्हें हराकर राव शेखा ने हिसार पर भी कब्जा कर लिया। वो दिन पर दिन ताकतवर होते जा रहे थे और उनकी ताकत के चर्चे आमेर तक भी पहुंचे। आमेर पर उन दिनों कछवाहा डायनेस्टी का रूल था। वहां के राजा उदयकरण के बेटे थे बालाजी, बालाजी के बेटे थे मोकुल और मोकुल के बेटे थे राव शेखा। अब होने को तो राव शेखा भी इसी डायनेस्टी से थे, लेकिन उनके पिता को आमेर की गद्दी ना देकर 24 गांव राज करने के लिए दिए गए। हालांकि वो रूल आमेर रियासत के अंडर ही किया करते थे और अपनी वफादारी पेश करने के लिए उन्हें हर साल राजा को एक सफेद घोड़ा भी भेजना पड़ता था। राव शेखा ने सालों से चली आ रही इस रिवाज को अचानक बंद कर दिया, जिससे गुस्साए आमेर के राजा ने उन पर अटैक कर दिया। आमेर के राजा चंद्रसेन और राव शेखा के बीच एक के बाद एक कई बार जंग हुई, लेकिन 1471 की लड़ाई में राव शेखा ने राजा चंद्रसेन की सेना को खदेड़ कर रख दिया। इस जंग में आमेर की हार हुई, जिसके बाद दोनों के बीच एक ट्रीटी पर सिग्नेचर हुए। इस ट्रीटी में लिखा था कि अब राव शेखा आमेर को सफेद घोड़ा नहीं भेजेंगे और उनकी रियासत भी आमेर के अंडर रूल नहीं करेगी। यानी शेखा अब आजाद थे। अपने जीते हुए इलाके को मिलाकर उन्होंने अपना नया साम्राज्य बनाया और उसे नाम दिया शेखावाटी। शेखावाटी यानी राव शेखा का बगीचा। राव शेखा शेखावाटी के पहले इंडिपेंडेंट रूलर बने। होने को तो वो एक वीर राजपूत थे, लेकिन उनका जन्म शेख बुरहान की दुआओं से हुआ था और पन्नी पठानों की वजह से वो अपना एम्पायर खड़ा करने में कामयाब हुए थे। इसलिए उन्होंने हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों को भी अपने राज्य में बसने की जगह दी। शेख साहिब की याद में उन्होंने शेखावाटी के झंडे में हनुमान जी की तस्वीर के पीछे 2 नीले रंग की पट्टियां लगवाई। ऐसा इसलिए क्योंकि शेख साहिब नीले रंग का चोगा पहनते थे। राव शेखा ने 24 गांवों का एम्पायर 360 गांवों तक फैला दिया और उनकी राजधानी बनी अमृतसर। कहते हैं कि शेखा की 5 रानियां थी, जिनसे उन्हें 12 बेटे और 3 बेटियां हुई। शेखा के वंशज शेखावत कहलाए और उनके बेटों के नाम से शेखावतों की अलग अलग शाखाएं शुरू हुई। इतिहास बताता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 52 युद्ध लड़े थे और अपनी आखिरी जंग में घायल होने के बाद 1488 में राव शेखा दुनिया को अलविदा कह गए। जाने से पहले उन्होंने अपने बेटे रायमल को शेखावाटी का राजा बनाया। वैसे तो शेखावत बहुत ही अच्छे रूलर हुआ करते थे, लेकिन शेखावाटी का गोल्डन पीरियड तब शुरू हुआ जब यहाँ सिल्क रूट डेवलप होने लगा। सिल्क यानी कि रेशम, और जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार होता था उसे सिल्क रूट कहा जाता था। उन सालों में चीन के लोग सबसे ज्यादा सिल्क बनाया करते थे। साथ ही चाइना ओपियम यानी कि अफीम की खेती के लिए भी काफी मशहूर था। वेस्टर्न कंट्रीज में अफीम और सिल्क की डिमांड बड़े लेवल पर थी, इसीलिए ट्रेडर्स चीन से अफीम और रेशम लेकर आते, फिर राजस्थान और गुजरात के रास्ते इन्हें अलग अलग पोर्ट पर ले जाते और यहाँ से ये सारा माल शिप पर लोड होता, जिसे जहाजों की मदद से दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया जाता। इसी तरह एक साउथ सिल्क रूट अफगानिस्तान में भी जाता था। इतिहास बताता है कि शेखावाटी सिल्क रूट के रास्ते में आता था, इसलिए ट्रेडर्स इस रास्ते से गुजरते और राजा को अच्छा खासा टैक्स देकर जाते। बदले में राजा ये ध्यान रखते कि रास्ते में इन व्यापारियों के साथ कोई लूटपाट ना हो।
अब रास्ता सेफ था तो ट्रेडर्स खूब सारा कीमती माल इसी रास्ते से ले जाने लगे। इस तरह शेखावाटी सिल्क रूट का मेन सेंटर बन गया और बहुत से ट्रेडर्स यहीं सेटल हो गए, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में सेठ कहा जाता था। इन सेठों के पास काफी पैसा था और ये जॉइंट फैमिली में रहना पसंद करते थे। 40-40 लोगों का परिवार भी इकट्ठे रह सके, इसलिए उन्होंने शेखावाटी में बड़े बड़े आलीशान घर बनवाए और इन्हीं घरों को आज हम और आप हवेलियों के नाम से जानते हैं। शुरुआत में हवेलियां घर जैसी बनती थी, लेकिन बाद में ये रसूख का सिंबल बन गई। जितना अमीर सेठ उतने शानदार हवेली, और इन्हें सजाने के लिए सेठ इन पर पेंटिंग्स करवाने लगे। यहीं से शेखावाटी में फ्रेस्को आर्ट ने एंट्री ली। ये पेंटिंग्स गीले प्लास्टर पर होती थी। प्लास्टर के साथ ही पेंटिंग्स के कलर्स भी सूख जाते और इतने पक्के हो जाते कि सालों तक चमकते रहते। पहले ये फ्रेस्को पेंटिंग सिर्फ राजा महाराजा ही बनवाते थे। जयपुर, बीकानेर जैसी बड़ी रियासतों के महल भी इसी से डेकोरेट होते थे। राव शेखा के 8वें वंशज राजा शार्दुल सिंह की छतरी पर शेखावाटी की पहली फ्रेस्को पेंटिंग बनी थी, लेकिन आम लोग इसे नहीं बनवाते थे क्योंकि ये काफी खर्चे का काम था। पर शेखावाटी के सेठों को खर्चे की क्या फिक्र थी, उनके पास तो बेशुमार दौलत थी, इसलिए वो अपनी हवेलियों पर भर भर के फ्रेस्को पेंटिंग्स बनवाने लगे। वैसे तो दुनिया भर में फ्रेस्को आर्ट के लिए इटली फेमस है, लेकिन शेखावाटी के सेठों ने तो सिर्फ इसलिए फ्रेस्को पेंटिंग्स बनवाई ताकि उनकी हवेलियां खूबसूरत लगे। सोचिए क्या ठाठ रहे होंगे सेठों के उस दौर में। सेठों की अमीरी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1880 में फतेहपुर के एक सेठ ने अपने बेटे की शादी में 1.25 लाख रुपए खर्च किए थे। उनकी बारात में 5 हाथी और 800 ऊंटों का भारी भरकम लश्कर था और उन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए प्योर चांदी का दरवाजा दान किया था। शेखावाटी के ये सेठ अपने गांव वालों का भी पूरा ख्याल रखते थे। लोगों की जरूरत के हिसाब से गांवों में कुएं, बावड़ियां, हॉस्पिटल, स्कूल और कॉलेज भी ये सेठ ही बनवाते थे। तभी तो अपनी शिकायत लेकर लोग राजा के पास कम और सेठों के पास ज्यादा जाते थे। पिलानी में बिरला और नवलगढ़ में सेठ आनंदीलाल पोदार कॉलेज सेठों के ही बनवाए हुए हैं। कहते हैं कि पोदार कॉलेज को तो सेठ आनंदीलाल पोदार ने तब बनवाया था जब राजस्थान में यूनिवर्सिटी तक नहीं थी। इस कॉलेज का फाउंडिंग स्टोन तिलक स्वराज फंड से 1921 में रखा गया, जिसके अध्यक्ष 1930 तक महात्मा गांधी और फिर मदन मोहन मालवीय रहे। आज ये ट्रस्ट 60 से ज्यादा इंस्टीट्यूशन चला रहा है, जिसमें 40,000 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन उस वक्त सेठ आनंदीलाल पोदार ने इसमें 2 लाख रुपए का डोनेशन दिया था, जो आज के हिसाब से करोड़ों में होता है। पोदार कॉलेज जयपुर रियासत का पहला कॉलेज था, जिसका एफिलिएशन पहले कोलकाता, फिर आगरा और बाद में जयपुर में हुआ। आज भी इसमें हजारों स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्मों ने सेठों की इमेज खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन असलियत में शेखावाटी के ये सेठ बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ करते थे। उस वक्त शेखावाटी में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसे दूर करने के लिए कुएं और बावड़ियां सेठों ने ही बनवाए थे। हाँ, सेठों ने इन्हें खूबसूरत बनवाया क्योंकि ये उनका स्टाइल था और इसी वजह से उनकी बनाई हुई इमारतें आज हमारे लिए हेरिटेज बन गई हैं। चूरू, झुंझुनू, सीकर समेत शेखावाटी के 20 छोटे बड़े कस्बों में आज ऐसी 5000 से भी ज्यादा हेरिटेज हैं। नवलगढ़ को तो राजस्थान की गोल्डन सिटी कहते हैं क्योंकि यहाँ 160 से भी ज्यादा फ्रेस्को हवेलियां हैं। 1830 से 1900 का दौर फ्रेस्को हवेलियों का गोल्डन पीरियड रहा, जब सेठों ने लोगों को दिखाने के लिए ट्रेन, ब्रिटिश क्वीन, ईसा मसीह और देश के अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की पेंटिंग्स हवेलियों पर बनवाई। पेंटिंग्स का आइडिया मिल सके इसलिए सेठ साहूकार खास तौर पर विदेशों से मैगजीन लाते और कई बार तो पेंटर्स को ही अपने साथ विदेश ले जाते थे। इतिहास बताता है कि राजस्थान में अलग अलग वक्त पर पेंटिंग्स की 9 शैलियां डेवलप हुई, जिनमें शेखावाटी स्टाइल सबसे ज्यादा फेमस थी। इन पेंटिंग्स की एक खास बात ये थी कि इन्हें रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बनाया जाता था। इन्हें बनाते वक्त तब के आर्टिस्ट को ये अंदाजा भी नहीं होगा कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ओपन आर्ट गैलरी बना रहे हैं। पुराने जमाने की इन हवेलियों में खिड़कियां बहुत होती थी। चूने की मोटी मोटी दीवारों के कारण ये अंदर से काफी ठंडी रहती थी। बिना सीमेंट और सरिये के सेठों ने ये हवेलियां कैसे बनवाई, इसकी कहानी हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। कहते हैं कि शेखावाटी में राज चाहे किसी का रहा हो, लेकिन हुकूमत हमेशा सेठों की ही रही। सेठों से अच्छा खासा टैक्स मिलता था, तभी तो ब्रिटिशर्स भी इनकी बात मानते थे। कहते हैं कि एक वक्त वो भी आया जब इस सिल्क रूट पर कुछ लोगों ने लूटपाट शुरू कर दी। तब सेठों ने इसकी शिकायत अंग्रेजों से की। अंग्रेजों ने तुरंत मेजर फॉरेस्टर को झुंझुनू भेजा
जिन्होंने एक नई आर्मी शेखावाटी ब्रिगेड बनाकर इस रूट की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया ताकि ट्रेडर्स यहाँ से सेफली गुजर सकें। इसके बाद बरसों तक सिल्क रूट से ट्रेड होता रहा और सेठ बेहिसाब पैसा कमाते रहे। कहते हैं कि शेखावाटी के ये सेठ उस दौर में लाखों रुपए खर्च कर देते थे, जब 100 रुपए में तो एक अच्छा खासा परिवार चल जाता था। ये अपने दादा परदादा की याद में छतरियां और धर्मशालाएं बनवाते। इनकी हवेलियों में 10-10 नौकर काम किया करते। बड़े बड़े रजवाड़े इनके दिए गए टैक्स के पैसों पर चलते थे। फिर सवाल ये आता है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो अचानक सेठों ने शेखावाटी छोड़ क्यों दी? क्यों करोड़ों की इन हवेलियों में वीरानी छा गई और अब इनके मालिक वापस क्यों नहीं लौट आते? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आपको एक और कहानी सुननी होगी, जो शुरू होती है उस दौर से जब ब्रिटिशर्स ने एक तरह से पूरे भारत पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। अंग्रेज चाहते थे कि भारत से जो भी माल विदेश जाए वो उनके पोर्ट से होकर जाए ताकि टैक्स का पैसा उन्हें मिले। यही कारण था कि बाद के सालों में उन्होंने सिल्क रूट को डाइवर्ट कर दिया। इस वजह से पहले जो माल गुजरात और राजस्थान के रास्ते जाता था, अब वो कोलकाता, बॉम्बे और चेन्नई के रास्ते विदेशों तक जाने लगा। इससे सिल्क रूट खत्म हो गया और शेखावाटी में व्यापार मंदा पड़ने लगा। फिर भी सेठों ने हार नहीं मानी। उन्होंने शहरों का रुख किया और अंग्रेजों के बनाए हुए पोर्ट्स पर मुंशी बन गए। उस वक्त एक एक पोर्ट पर खूब माल आता था और हर सामान पर थोड़ा थोड़ा पैसा बनाकर सेठ मोटी रकम कमा लेते थे। बाहर जाकर उन्होंने दूसरे काम धंधों में भी हाथ आजमाया और अपनी मेहनत के दम पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक बन गए। शेख सरिया, मोदी, रुंगटा, केडिया और भरतिया जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने जबरदस्त पैसा और नाम कमाकर अंग्रेजों को ये दिखा दिया कि वो सिल्क रूट को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन सेठों से पैसा कमाने का हुनर कभी नहीं छीन सकते। इस तरह सिल्क रूट खत्म होने के बाद सेठ शहरों में अपनी धाक जमाने में कामयाब हो गए, लेकिन इस वजह से शेखावाटी खाली होने लगी। हुआ यूं कि शुरुआत में सेठ अपना परिवार गांव में छोड़कर अकेले ही शहर जाते थे, लेकिन जब उनके बच्चे बड़े हुए तो पढ़ाई लिखाई और बिजनेस के सिलसिले में वो शहरों में ही शिफ्ट होने लगे। इस तरह एक के बाद एक परिवार के परिवार शहरों में जा बसे और पीछे उनकी हवेलियां खाली होती गई। इनमें से कुछ सेठ हवेलियों पर ताला लगा गए तो कुछ उनकी सार संभाल का जिम्मा मुनीम यानी कि केयरटेकर को दे गई। सेठों को अपनी हवेलियों से लगाव था, इसलिए वो जीते जी इन्हें संभालने भी आ जाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद इन्हें देखने कोई नहीं आता। जो लोग बड़े बूढ़ों के कहने पर साल में 1-2 बार गांव का चक्कर लगा लेते थे, उन्होंने भी गांव आना बंद कर दिया। इधर वक्त भी तेजी से बदला। देश को आजादी मिली, राजस्थान अलग स्टेट बना, शेखावाटी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बदल गया, पर कुछ नहीं बदला तो वो थी इन हवेलियों की दशा। बरसों तक सार संभाल ना होने के कारण ये वीरान हवेलियां खंडर में तब्दील होने लगी। केयरटेकर्स को जब सैलरी नहीं मिली तो वो भी इन्हें छोड़कर चले गए, जिसके बाद दौर शुरू हुआ इंक्रोचमेंट का। जब मालिकों ने नहीं संभाला तो कुछ हवेलियों पर केयरटेकर्स ने ही कब्जा कर लिया और जो हवेलियां बंजर हो गई थी उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर लैंड माफियाओं ने ढहा दिया। रातों रात कई हवेलियां साफ हो गई और उन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गए। वहीं खाली पड़ी कुछ हवेलियों को सांप, बिच्छू और स्मगलर्स ने अपना अड्डा बना लिया। कुछ को उनके मालिकों ने खुद ही बेच दिया और इस तरह शेखावाटी की ये हेरिटेज हवेलियां एक एक करके खत्म होती गई। कहते हैं कि उस दौर में लोग जानते ही नहीं थे कि ये हवेलियां हमारी हेरिटेज है और इन पर बनी पेंटिंग्स मास्टरपीस। तभी तो कोई इनकी पेंटिंग्स पर स्लोगन लिख जाता तो कोई पोस्टर चिपका जाता। सालों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन लोगों को इनकी वैल्यू तब समझ आई जब 1977 में नीमराणा होटल के मालिक अमरनाथ शेखावाटी आए। अमरनाथ हार्डकोर आर्ट लवर थे और उन्हें ये देख हैरानी हुई कि 150-200 साल पुरानी हवेलियों की पेंटिंग्स के रंग आज भी कितने खूबसूरत हैं। उन्होंने गली गली घूमकर 10,000 फोटो क्लिक किए और पूरे 5 साल की मेहनत के बाद द पेंटेड वॉल्स ऑफ शेखावाटी नाम से एक बुक पब्लिश की, जिसमें झुंझुनू और सीकर की हवेलियों के बारे में काफी कुछ लिखा था। अमरनाथ की ये बुक फ्रांस में बहुत फेमस हुई। फ्रांस के लोग बहुत बड़े आर्ट लवर होते हैं। फ्रेस्को हवेलियां खोजते हुए वो शेखावाटी पहुंचे और यहाँ की हवेलियां देखकर वो दंग रह गए। इसके बाद शेखावाटी की हवेलियां विदेशों में तेजी से मशहूर होने लगी। फॉरेन टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ा तो बॉलीवुड की नजर भी यहाँ पड़ी। पाकिस्तान या पुराने जमाने के गांवों का सीन शूट करने के लिए बॉलीवुड डायरेक्टर्स शेखावाटी आने लगे
और देखते ही देखते मंडावा तो शूटिंग का हब बन गया। उस वक्त यहाँ ना रेल थी और ना ही एयरपोर्ट, फिर भी टूरिस्ट और बॉलीवुड की दिलचस्पी देख कई हवेलियों के मालिक फिर लौटे। उन्होंने वीरान होते अपने घरों को रिनोवेट करवाया। कुछ ने अपनी हवेलियों को होटल में तो कुछ ने म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। कई हवेलियों को एंटरप्रेन्योर्स ने खरीद लिया और शूटिंग के लिए रेंट पर देने लगे, जिसकी वजह से बहुत सी हवेलियां टूटने से बच गई। लेकिन 30,490 स्क्वायर किलोमीटर में फैले शेखावाटी में टूरिज्म का डेवलपमेंट सिर्फ मंडावा, सीकर, नवलगढ़ जैसे कुछ शहरों में ही हुआ। चूरू और आसपास के छोटे छोटे गांवों की कई हवेलियों की दशा आज भी खराब है। ये हवेलियां इसलिए खस्ता हाल है क्योंकि इन्हें देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ नहीं पहुँच पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी शेखावाटी का एक बहुत बड़ा इशू है। शेखावाटी में तारानगर जैसे कई शहरों में ना अच्छी सड़कें हैं, ना रेलवे लाइन है और ना ही एयरपोर्ट। ऐसे में टूरिस्ट यहाँ पहुँचे तो पहुँचे कैसे? ऊपर से कई सारे पार्टनर्स होना भी इन हवेलियों के कंजर्वेशन में सबसे बड़ी समस्या पैदा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेठ इन हवेलियों को पूरे परिवार के लिए बनवाते थे। अब एक ही हवेली में जॉइंट फैमिली रहती, जिसका मालिकाना हक पहले सेठ के बेटों को, फिर उनके बेटों को और फिर उनके बेटों को मिला। इस तरह कई कई जनरेशन निकल गई और एक ही हवेली के दर्जनों पार्टनर हो गए। अब इनमें से जिसके पास पैसा होता वो हवेली को रिनोवेट नहीं करवाना चाहता और जो करवाना चाहता है उसके पास पैसा नहीं होता। इस वजह से कई हवेलियां रिनोवेट नहीं हो पाई। ऊपर से इतने सारे पार्टनर्स होने की वजह से इन हवेलियों को खरीदना और बेचना भी डिस्प्यूट का मैटर बन जाता है। तभी तो लोग हवेली खरीद कर इसे रिनोवेट करवाने की बजाय इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अब सवाल ये आता है कि क्या शेखावाटी की इस हेरिटेज को बचाने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता है दोस्तों। गांव और शहरों में बनी ये हवेलियां भले ही शेखावाटी की शान हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि ये गवर्नमेंट नहीं बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसलिए इन्हें बचाने के लिए पहला स्टेप तो इनके मालिकों को ही लेना होगा। हवेली ओनर्स को चाहिए कि वो अपनी हवेलियों को रिनोवेट करवाए और साल में कम से कम एक बार उन्हें देखने जरूर आए। कुछ हवेली मालिकों ने ऐसा किया भी है। इंडस्ट्रियलिस्ट और राज्यसभा सांसद रहे कमल मोरारका ने अपनी 114 साल पुरानी मोरारका हवेली को रिनोवेट करवाया, जो 40 सालों से बंद पड़ी थी। 1980 में बनी शिव मेमाणी हवेली, डूंडलोद की अर्जुन दास कोयंका हवेली और अलसीसर मलसीसर समेत कई हवेलियों को रिनोवेट करवाकर टूरिस्ट के लिए खोला जा चुका है। बाकी हवेली मालिक भी ऐसा कर सकते हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो शेखावाटी में कनेक्टिविटी को और ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा को बेटर करे, ताकि टूरिस्ट छोटे छोटे गांवों तक भी पहुंच सके। जब वसुंधरा राजे राजस्थान की चीफ मिनिस्टर बनी थी, तब उन्होंने धरोहर संरक्षण कार्यक्रम चलाया था। इस प्रोग्राम में उन्होंने शेखावाटी की हवेलियों को भी इंक्लूड किया था। इन हवेलियों की वजह से ही शेखावाटी में हर साल 11% की रेट से टूरिज्म बढ़ रहा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1971 के मुताबिक जिन इलाकों में हेरिटेज की भरमार है, गवर्नमेंट उसे हेरिटेज सिटी घोषित कर देती है। और नवलगढ़ में तो पूरी 160 फ्रेस्को हवेलियां हैं। अगर ये हवेलियां रिनोवेट हो जाए तो नवलगढ़ भी हेरिटेज सिटी बन जाएगा और यही टैक्स शेखावाटी को राजस्थान का नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकता है। इतिहास बताता है कि औरंगजेब के राज में फॉरेन ट्रैवलर यंग तेज यहाँ आया था। उसने अपने ट्रैवल डायरी में इंडिया के बारे में लिखा कि भारत में हर कोई अपने नाम से इमारत बनाना चाहता है, लेकिन वो अपने पुरखों की बनाई हुई इमारतों को रिनोवेट नहीं करवाना चाहता। वो ये भूल जाते हैं कि कल उनकी बनाई हुई इमारत भी इसी हाल में होगी और उनके बच्चे भी इसका ख्याल नहीं रखेंगे। छोड़ आया था जिसे मैं मौन, मुझे आंकती होगी वो गुलाबी कंध, अब भी खिड़कियों से झांकती होगी। मशहूर राइटर तारादत्त निर्विरोध की लिखी ये लाइंस हवेलियों की प्रेजेंट कंडीशन को डिफाइन करती है, जिन्हें उनके मालिक वीरान छोड़ गए हैं। वो ये भूल गए हैं कि इन हवेलियों से उनके अपनों की यादें जुड़ी हैं। उन्हें तो खुद को खुशनसीब समझना चाहिए कि उनके घर हमारे देश की विरासत है, लेकिन शायद उन्हें इस बात का पता ही नहीं है। इसलिए मेरी ये दरख्वास्त है कि आप इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि अगर इसे देखकर एक भी हवेली का ताला खुलता है तो हमें लगेगा कि वीडियो बनाने का हमारा मकसद पूरा हो गया। दोस्तों, आपके गांव या शहर में ऐसे ही तालाब, बावड़ियां, कुएं और पुरानी धर्मशालाएं जरूर होगी जो किसी सेठ की मेहनत की कमाई से बनी होंगी। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि इस हेरिटेज की साफ सफाई का ख्याल रखें और जाने से पहले हमें ये जरूर बताकर जाएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस सब्जेक्ट पर देखना चाहते हैं।
अपने गांव शहर की हवेलियों या किसी किले की कहानी आप हमारे व्यूअर्स के लिए कमेंट में लिख सकते हैं और मुझे ज़्यादा जानने के लिए मेरे इंस्टा या फेसबुक पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप अपने सजेशन हमें इस मेल एड्रेस पर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम मिलेंगे आपको अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।